हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई की जो नई गाइडलाइन आई है उसके बाद क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो दो ब्रोकर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक्सनेस एंड ओक्टा एफएक्स, दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल को लेकर के जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी वे डिपॉज़िट करते हैं तो सबसे पहले तो आप डिपॉज़िट जब भी करते हो तो आपको एक्सनेस पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डिपॉजिट वाले सेक्शन में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैंक का जो ऑप्शन है वो वहाँ पे शो कर रहा है या नहीं, वो सबसे पहले देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन बैंक डिपॉजिट ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मोबाइल ऐप में या फिर बैंकिंग ऐप में एक पई लिस्ट में ऐड किया होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो एक एजेंसी है केएन मार्केटिंग जो कि एक्सनेस ने हायर किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग केएन मार्केटिंग को पेई लिस्ट में ऐड करके रखे हुए हैं और उस पर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, पैसे तो ट्रांसफ़र करने हैं बट आपको सबसे पहले डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाके ये देखना है कि वहाँ पे ये जो डिपॉजिट ऑप्शन है, डिपॉजिट ऑप्शन पे पेई लिस्ट में जो आपका बैंकिंग नेम है वो आपका क्या शो करता है। बहुत सारे लोग बहुत टाइम पे क्या होता है कि केएन मार्केटिंग की जगह पे अयान ओवरसीज या फिर राधे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। दूसरा एजेंसी उन्होंने हायर कर लिया होता है और आपने पहली वाली एजेंसी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होते हैं बाय मिस्टेक, और इसके बाद आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आते हो। तो पहले आपको डिपॉजिट ऑप्शन पे आना है और उसके बाद देखना है कि वहाँ पे कौन से बैंक अकाउंट्स का नंबर दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है कि पहले आपको पैसे ट्रांसफ़र कर लेने हैं उसके बाद डिपॉजिट ऑप्शन पे आते हो, ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो एजेंसी होती हैं, बहुत सारे जो ब्रोकर इंडिया के अंदर में चल रहे हैं, क्योंकि ये जो है विदाउट लाइसेंस के चल रहे होते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर में फॉरेक्स ट्रेडिंग का लाइसेंस दिया ही नहीं जाता है। यहाँ पे जो भी फॉरेक्स ब्रोकर चल रहे हैं ये बाहर की कंट्री के लाइसेंस से रेगुलेटेड हैं। तो जो बाहर की कंट्री के लाइसेंस से रेगुलेटेड ब्रोकर हैं वे ब्रोकर आपका फ़ंड लेकर के कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। आप अगर ऐसे ब्रोकर में डिपॉजिट करते हो जिनके पास किसी भी बाहर कंट्री से जो रेगुलेटेड नहीं है, कोई अच्छी कंट्री से रेगुलेटेड नहीं है, और वैसे ब्रोकर में आप डिपॉजिट करते हो तो आपका फ़ंड कहीं भी जा सकता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ें मैंने बताई कि डिपॉजिट ऑप्शन पे जाके आप देख लेना ऑफलाइन ऑनलाइन बैंक में, अगर आपका ऑप्शन वहाँ पे खुल करके आ रहा है तो आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर हम किसी ऐसे ब्रोकर में डिपॉजिट कर देते हैं जहाँ पे वो विदाउट लाइसेंस के चल रहा है तो फिर आपका फ़ंड नहीं मिलेगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अगर मिल भी जाता है तो आपकी नसीब की बात है। तो एक्सनेस के अंदर में आप अगर देखेंगे तो जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लाइसेंस ऑलरेडी हैं। अगर आरबीआई इनको बैन भी कर रहा है तो आरबीआई का जो गाइडलाइन है, सबसे पहले तो आपको उसका दिल से स्वागत करना है। आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। जब भी आरबीआई ने कोई गाइडलाइन लाया है इससे हमें फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं होता है। तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसकी जो आर्टिकल है इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर ये चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं कि आप किसी भी आईएनआर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप किसी बाहर कंट्री के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो जो भी फॉरेक्स ब्रोकर हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया के अंदर में इनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है, बाहर के कंट्री से रेगुलेटेड होते हैं। और कोई भी ब्रोकर आप अगर देखोगे तो कोई भी ब्रोकर ये नहीं चाहेगा कि हम ऐसी कंट्री के लाइसेंस लें जहाँ पे थोड़े कम ट्रेडर हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर में 2 से 5% ही ट्रेडर हैं, जो कि बाहर की कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो बाहर की कंट्री में ये आंकड़ा 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसी कंट्री के लाइसेंस लें जहाँ पे कम ट्रेडर हैं। मैं कंट्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें मत समझना। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इंडिया के बारे में आप गलत बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं। इंडिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है,
यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग को बैन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फॉरेक्स का रिजर्व है, जो यूएस डॉलर का रिजर्व है या फिर यूरो का रिजर्व है, वो कम होता है आप जब लॉस करते हो। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या गाइडलाइन है मैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो भी ब्रोकर होते हैं, अगर इंडिया के अंदर में लाइसेंस दिया भी जाता तो यहाँ पे वो लोग नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर कम है, यहाँ पे ऑनलाइन काम करने वाले लोग थोड़े से कम हैं, जो कि बाहर की कंट्री में ज़्यादा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसी कंट्री के लाइसेंस लेने में पैसे खर्च करें। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आरबीआई बैन भी करता है और बाहर की कंट्री से वे ब्रोकर रेगुलेटेड हैं और आपने उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं, मैंने क्या कहा, बाहर की कंट्री के लाइसेंस से रेगुलेटेड हैं और आपने उस पर फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो वो पैसे आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, आरबीआई बैन भी करता है तो। लेकिन वे ब्रोकर बैन नहीं होंगे, आपको पैसे दे दिए जाएंगे चाहे किसी भी माध्यम से, वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है, लेकिन वो ब्रोकर भाग नहीं सकता है। ठीक है। अब आरबीआई का गाइडलाइन जहाँ तक मैंने पढ़ा है आर्टिकल में, मेरे हिसाब से मैंने ये पढ़ा है कि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी आईएनआर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर लाइसेंस नहीं है तो वहाँ पे कुछ जो ब्रोकर चल रहे होते हैं, किस तरह से चल रहे होते हैं, वो क्या रूल फॉलो कर रहे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक एजेंसी को लेके रखे होते हैं, उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया होता है जिसके द्वारा वे फ़ंड लेते हैं, मतलब कि ये एक तरह से थर्ड पार्टी आप कह सकते हो। वे फ़ंड वो लोग एजेंसी के माध्यम से लेते हैं और एजेंसी जो है यूएस डॉलर में कन्वर्ट करती है, जो कि अपना टैक्स वगैरह पे करती है या फिर आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से चल रही होती है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आरबीआई के खिलाफ नहीं है। अब हम लोग विड्रॉल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ओक्टा एफएक्स के बारे में भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक्सनेस के बारे में तो समझ लिया। अगर एक्सनेस पे डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट ऑप्शन पे पहले आ जाओ, वहाँ पे देख लो कौन सी एजेंसी का नाम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐप में उन्होंने बैंक के ऐप में पेई लिस्ट में केएन मार्केटिंग ऐड किया हुआ है, लेकिन जब वो डिपॉजिट ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई और एजेंसी का नाम दिया जाता है। वैसे केस में अगर आपका फंड फंस जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं टेलीग्राम पे आपकी सपोर्ट करूंगा, और जो आपका सपोर्ट है, जो सपोर्ट टीम है एक्सनेस का, आप उससे भी बात कर सकते हो। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करो या कमेंट बॉक्स में लिखो, वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि नेक्स्ट आपको क्या स्टेप लेना है अगर आपका फ़ंड नहीं आता है। कुछ चीज़ें और भी बताने वाला हूँ एक्सनेस के बारे में, लेकिन पहले ओक्टा एफएक्स के बारे में डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ओक्टा एफएक्स का जो रूल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वे लोग भी एक्सनेस के हिसाब से ही चल रहे हैं और वे लोग भी कुछ एजेंसी को हायर करके रखे हुए हैं जहां पे वे लोग डिपॉजिट लेते हैं। लेकिन लाइसेंस की अगर हम बात करें, डिपॉजिट तो क्योंकि वो लोग ले रहे हैं, अभी ऑलरेडी ओक्टा एफएक्स पे डिपॉजिट ऑन है, कोई तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हो। जो मिनिमम अमाउंट है वही है 1500 आईएनआर का है। लेकिन सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने जैसा कहा कि आपका फ़ंड कहीं भी जा सकता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैसा कब होगा, जब वो बाहर की कंट्री से जहाँ से वो रेगुलेटेड हैं वहाँ का अच्छा लाइसेंस होना चाहिए, मतलब कि जिस कंट्री से वो रेगुलेटेड हैं वहाँ का अगर उनके पास लाइसेंस है, मतलब कि रेगुलेटेड कंट्री के लाइसेंस हैं, तो फिर आप उस पर वर्क कर सकते हो। लेकिन अभी जो है वे किसी भी कंट्री से रेगुलेटेड नहीं है, ओक्टा एफएक्स के पास किसी भी कंट्री का लाइसेंस नहीं है। तो वैसे में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर डिपॉजिट हो भी जाता है तो हो सकता है विड्रॉल के टाइम में ये लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी कंट्री से वे ब्रोकर रेगुलेटेड ही नहीं हैं तो फिर आप उस पर डिपॉजिट करोगे तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोग डिपॉजिट कर भी रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ब्रोकर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो कर सकते हो। तो अब कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे मान लो कि किसी एजेंसी को उन्होंने पैसे भेज दिए, मतलब कि मान लो कि जैसे केएन मार्केटिंग है एक्सनेस के अंदर में, और केएन मार्केटिंग को आपने पेई लिस्ट में ऐड किया हुआ है। कुछ टाइम पहले अयान ओवरसीज़ था, उससे पहले राधे एक्सपोर्ट था। तो इस तरह से बहुत सारे एजेंसी चेंज होते रहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, एजेंसी चेंज होने का जो मुद्दा है, ये आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से या कुछ बैंक्स के रूल्स के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं।
तो जब एजेंसी चेंज हो जाती है, आप उसी एजेंसी पे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो जो एजेंसी चेंज हुई है, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग जाके कंप्लेन कर देते हैं बैंक में कि मेरा फ़ंड जो है गलती से इस अकाउंट में चला गया है और मुझे ये फ़ंड वापस अपने अकाउंट में रिफ़ंड चाहिए। तो क्योंकि ये एजेंसी होती हैं और इनके पास भी आपका पेई लिस्ट होता है, इनके पास भी पेई लिस्ट होता है जिस पे ये ऑटोमेटिक वर्क कर रहे होते हैं। और ये जो एजेंसी है जब आपको पैसे ट्रांसफ़र करती है तो वहाँ पे वेरीफाई यूज़र को पैसे ट्रांसफ़र करती है। आपने वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया होता है और उसके हिसाब से ये लोग आपको पेई लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो जब आप बैंक में कंप्लेन करते हो, वहाँ पे होता ये है कि या तो आपके बैंक के तरफ से उस एजेंसी को बैन कर दिया जाता है, या फिर इस कंप्लेन को जब आप रेज़ करते हो तो उस एजेंसी के द्वारा आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। वहाँ से अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर दिया जाता है, बल्कि वहाँ से जो ट्रांजैक्शन है आपका आपके बैंक के अकाउंट से नहीं हो पाएगा। फिर वो पैसे अगर ट्रांसफ़र करते भी हैं तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं आता है। तो वैसी गलती मत करना। सबसे पहले तो आपको 24 आवर्स रुकना है। 24 आवर्स में कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा रिफ़ंड भी आ सकता है, या फिर आपके एक्सनेस के अकाउंट में जो वैलेट है आपका या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें भी आ सकता है, या फिर आपको आपके बैंक अकाउंट में भी रिटर्न आ सकता है। तो ये जो गलती है, बैंक में जाके कंप्लेन वगैरह करते हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। मैंने बताया कि टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, पैसे आ जाएंगे। वरना अगर आप इस तरह की गलती करते हो तो दिक्कत आ सकती है, फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, रूल के ख़िलाफ़ जाओगे तो, है ना। अब अगर बात करें तो विदाउट रेगुलेटेड ब्रोकर के, जैसे कि मैंने OctaFX के बारे में बताया, तो जो विदाउट रेगुलेटेड ब्रोकर हैं, किसी भी कंट्री से रेगुलेटेड नहीं है, पहले ये रेगुलेटेड थे लेकिन इनका जो लाइसेंस है अभी के टाइम पे एक्सपायर है। तो आपको टाइम टू टाइम ये भी चीज़ चेक करनी चाहिए कि जो कंट्री के लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुके हैं, या फिर अभी ये ब्रोकर किस कंट्री से रेगुलेटेड है। अगर कोई अच्छी कंट्री से रेगुलेटेड है और आप उस पर फ़ंड डिपॉजिट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो फ़ंड है, अगर RBI कुछ बैन वगैरह भी करता है तो आपका फ़ंड आ जाएगा। लेकिन जो OctaFX है ये अभी किसी भी कंट्री से रेगुलेटेड नहीं है, पहले था, अभी के टाइम पे ये रेगुलेटेड नहीं है। अगर आप इस पे डिपॉजिट कर रहे हो तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपका जो फ़ंड है उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी डिपॉजिट को लेकर के वो मैंने बताया, और विड्रॉल को लेकर के बात ये है कि विड्रॉल अभी ऑन है एक्सनेस पे। आप जब चाहे जितना चाहे, आप मान लो फ़ोन पे से डिपॉजिट किए हो या गूगल पे से या फिर टाटा पे से, किसी भी बैंक के ऐप से आपने डिपॉजिट किया है INR में, तो आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैंक का जो ऑप्शन है वहाँ पे दिया जा रहा है। अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैंक के माध्यम से जब आप विड्रॉल करते हो तो विड्रॉल सेक्शन में ये दो चीज़ें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र का जो मेथड है विड्रॉल के लिए, वे लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास में $1 से $15 के बीच का फ़ंड है। अगर $15 से ज़्यादा है तो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का मेथड यूज़ कर सकते हो विड्रॉल के लिए। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके हिसाब से आपको हर एक चीज़ को सोच समझ के चलना है, और जब तक RBI का जो नियम है इसके हिसाब से अपडेशन का काम नहीं हो जाता है, आपको इसी हिसाब से चलना है जैसे अभी चल रहा है। मतलब कि जो एक्सनेस पे जो डिपॉजिट ऑप्शन है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी बहुत सारी वहाँ पे, जैसे कि आप देखो परफेक्ट मनी है, स्टिक पे है, स्क्रिल है, नेटलर है, आप इसके द्वारा डिपॉजिट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरी है तो क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अभी RBI के हिसाब से जो INR बैंक अकाउंट का वहाँ पे ऑप्शन है उसका अपडेशन का काम चल रहा है, और इससे पहले भी ये RBI के रूल को फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे लोग ये भी डर रहे हैं कि मेरे पास नोटिस आ जाएगा, तो नोटिस नहीं आएगा। नोटिस उन लोगों को आ सकता है जिन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट किया है या फिर डेबिट कार्ड से डिपॉजिट किया है। आपने अगर डेबिट कार्ड से डिपॉजिट किया है और छोटा या थोड़ा बहुत अमाउंट डिपॉजिट किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नोटिस आएगा उसमें बताया जाएगा कि आपने क्या गलती करी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका कुछ टाइम के लिए अकाउंट बंद हो सकता है, बाद में आप KYC वगैरह दे के उनको अपने बारे में बता के आप चालू करवा सकते हो। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में,
और डिपॉजिट विड्रॉल को लेकर के कोई नई एजेंसी अगर आती है, कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूंगा। और वैसा भी ब्रोकर अगर कोई आता है जो अच्छी एजेंसी के साथ काम कर रहा है, लेकिन ब्रोकर तो बहुत सारे हैं बट वही है कि वहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट का प्रॉब्लम है। बहुत सारे ब्रोकर $50 से कम डिपॉजिट लेते नहीं हैं, $50 से ज़्यादा डिपॉजिट लेते हैं। तो वैसे में बहुत सारे लोग नेगेटिव होके उस ब्रोकर के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मार्केट में अच्छे ब्रोकर भी हैं बट मिनिमम डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो वहाँ पे ज़्यादा है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।